चलिए साथियों, आप सभी का एग्जाम फाइटर नंबर 1 के इस एप्लीकेशन पे स्वागत है। और जो भी स्टूडेंट्स लाइव जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है, और जो जुड़ने वाले हैं उन सभी का एडवांस में स्वागत है। साथियों वेलकम है, क्योंकि हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने 7:10 का शेड्यूल बनाया था और 10 मिनट का आज वैसे भी हम लोग लेट हैं, इसलिए क्लासेस को जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी जुड़ना चाहें जल्द से जल्द जुड़ें। 1 मिनट का हम लोग और वेट करेंगे, 1 मिनट के अंदर। और जो भी स्टूडेंट जुड़ पाते हैं जुड़िए, जो नहीं जुड़ पाते हैं उसके लिए टेंशन नहीं है। रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहता है ऐप पे, आपको पता है 30 जून 2026 तक का वैलिडिटी है। अगर आपका क्लासेस क्या होता है ना कि नहीं हो पाता किसी दिन लाइव, तो आप सभी का कमेंट अक्सर क्लास नहीं होगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। क्लास हो लाइव तो ठीक है, मैसेज आप तक जाएगा। अगर नहीं हो तो हम जिस समय भी फ्री रहे रिकॉर्डेड क्लास वहां पे अपलोड कर देते हैं ऐप पे, जो कि आप कभी भी देख सकते हैं। 30 जून 2026 तक वहां पे अपलोड ही रहेगा वो, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। तो चलिए, आई थिंक 1 मिनट हमारा हो गया है। जो भी बच्चे जुड़े हैं लेट से आप सभी के लिए बता दें, अभी हम लोग झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा के यूनिट 9 में है। यूनिट 9 में आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट को कवर करेंगे, वो है हमारा पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस समझौता। और जलवायु परिवर्तन को लेकर जितने भी सम्मेलन हुए हैं उसमें पेरिस समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा विस्तृत रूप से सारी चीजों को शामिल किया गया है। जो भी वर्तमान समस्या है जलवायु को लेकर, उन सभी चीजों को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के समय के अनुसार, आज का कह सकते हैं परिस्थिति के अनुसार, ये सबसे बेस्ट इस एग्रीमेंट को माना जाता है। क्या क्या मेन फीचर्स है उन सभी के बारे में देखेंगे, और इंपॉर्टेंट फैक्ट वन लाइनर में तो देखेंगे, साथ ही पीवाईक्यू भी हम लोग इस प्रकार से इसमें डिस्कस करते चलेंगे, किस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न क्या है, उन सभी मैटर्स को हम लोग देखते हुए निकलेंगे। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर हम लोग चलते हैं। इसका स्टार्टिंग किस प्रकार हुआ, इसका मेन गोल क्या हुआ, जैसे सभी एग्रीमेंट का हम लोग करते हैं, इस एग्रीमेंट का भी हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे साथियों। तो चलिए, ये हमारा पेरिस जलवायु समझौता, ठीक है। पेरिस जलवायु समझौता जो कब हुआ था, 2015 में, 2015 में हुआ था। सामान्य सा परिचय इसको देख लेते हैं। पेरिस जलवायु समझौता, और मैंने कह दिया था पहले भी, जितने भी इस प्रकार के जलवायु परिवर्तन से जुड़ा समझौता होता है, यह UNFCCC जो एग्रीमेंट है, जो आपका बना है, जो ट्रीटी लागू हुआ है, उसी के तहत ये सारे सम्मेलन होते हैं। ये भी UNFCCC के अंतर्गत ही कार्य करता है। तो जलवायु परिवर्तन समझौता पेरिस का एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो 12 दिसंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। क्लियर है? कब हुई थी, डेट पूछा जाएगा, 12 दिसंबर 2015 को। नाम है पेरिस समझौता, तो पेरिस में ही हुआ था, और पेरिस का है, फ्रांस का कैपिटल है। द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी अडॉप्टेड ऑन 12th of December 2015 इन पेरिस, ठीक है। तो ये 2015 में, ये डेट को याद रखिएगा, ये डेट पूछा जाता है, इस डेट को याद रखिएगा। यह समझौता, जैसा हमने अभी पहले ही कहा, किस ट्रीटी के तहत होता है, जितने भी सम्मेलन होते हैं वो सभी UNFCCC के अंतर्गत ही होता है। यह समझौता संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन UNFCCC के अंतर्गत ही हुआ है, ठीक है। इट वॉज अडॉप्टेड अंडर द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बार बार मैं कह रहा हूं, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म को याद कर लीजिएगा। UNFCCC का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। ये आपका दिसंबर 2015 में यह सम्मेलन हुआ, लेकिन यह लागू कब हुआ, तो इन्फोर्स कब हुआ, ये कर सकते हो लागू हुआ, मतलब ये एडॉप्ट कर सकते हो उसको। एडॉप्ट कब किया, तो ये आपका हुआ 4 नवंबर 2016 को, 4 नवंबर 2016 को, यानी लगभग 1 साल के बाद,
इट केम इनटू फोर्स ऑन 4th of November 2016। तो 4 नवंबर 2016 को यह कह सकते जमीनी स्तर पे धरातल पे लागू हो गया। इसका मेन जो लक्ष्य है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है। मैं क्वेश्चंस के बारे में भी, पैटर्न के बारे में डिस्कस करते जा रहा हूँ, इसमें आएगा क्या। तो ये जो गोल है ना, उद्देश्य वो आता है। इसका उद्देश्य क्या है, पेरिस जलवायु समझौता 2015 का। तो इसका उद्देश्य है कि वैश्विक तापमान वृद्धि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और 1.5 यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको सीमित करने का प्रयास करना। 2 से नीचे तो रखना ही रखना है, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो इसे 1.5 डिग्री तक भी इसे लिमिट कर देंगे। ठीक है, ये इसका मेन टारगेट है, क्योंकि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोकेंगे तो बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा द्वीपीय देश है, द्वीपीय सिटी है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण, बर्फ के पिघलने के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और वैसे सर डूब जाएंगे। और अगर परिस्थितियां बहुत खराब हो जाती है, आज जो हमारे देश की आर्थिक राजधानी जिसको कहते हैं मुंबई, ठीक है, इसको माया नगरी कहा जाता है, वो भी डूब जाएगा। ठीक है, चेन्नई हमारा डूब जाएगा। इसी प्रकार इंटरनेशनल स्तर पर भी बहुत सारे कह सकते हैं पूरा देश ही डूब जाएगा अगर ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल ना किए। ग्लोबल वार्मिंग को करना, डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना, और अगर हो सके तो इसे 1.5 तक ही लिमिट कर देना। इट्स गोल इज टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर राइज वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एंड परस्यू एफर्ट्स टू लिमिट इनटू 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसको लिमिट करना है 1.5। अगर ये नहीं भी मिलता है तो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना ही रखना है, ये इसका मेन गोल है। ठीक है, इसके अलावे अगर इसके अदर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग एक कर सकते हैं नंबर वाइज सीरियल तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इनके और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। मेन ऑब्जेक्टिव, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है उसको कम करना। पहला, जैसे हमने पहले भी देखा कि उससे 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना। टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन क्षमता बढ़ाना। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन क्षमता बढ़ाना। अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम उसको एडॉप्ट कैसे कर लें ना, हम उसके अनुकूल किस प्रकार अपने को ढाल सकते हैं, ये भी करना। मान लीजिए परिस्थितियां खराब ही हो जाती है, हमें उस परिस्थिति में ही जीने का आदत डालना होगा। टू इनहेंस एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, बदले हुए परिस्थिति के अनुसार हमें ढलना होगा। मान लीजिए अभी आप देखते होंगे जो बच्चा अमीर घर का है एकदम एसी में रहता है, 24 आवर वो एसी में ही रहता है, वो थोड़ा सा कहीं अगर बाहर 2 दिन चला जाएगा आपके साथ खेलने कूदने फील्ड में क्रिकेट वगैरह, तो देखिएगा वो बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि उसका एडेप्टेशन पावर सही नहीं है, उसमें अनुकूलन क्षमता नहीं है। तो इस प्रकार उसे अनुकूलन क्षमता उसका अगर अच्छा रहेगा तो वो कहीं पर भी एडजस्ट कर जाएगा। जैसे गांव घर के जो बच्चे होते हैं, गरीब घर के बच्चे होते हैं, धूप गर्मी बरसात कहीं भी है ना, यहाँ तक कि जो अप्रैल मई का गर्मी होता है उस धूप में भी वो क्रिकेट खेल के चलाएगा, उसे कुछ नहीं होगा, यानी उनका एडेप्टेशन पावर सही है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है टू इनहेंस एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना है, इसके लिए प्रयास करना है। 5वां है विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री, उनके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, अगर वो उत्सर्जन जो को कम करेंगे तो उसका इंडस्ट्री कम हो जाएगा, इंडस्ट्री कम होगा, उसका डेवलप जो है ना वो रुक जाएगा। तो इसके लिए उसको क्या चाहिए, वित्तीय सहायता चाहिए, यानी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। और इसी डर से आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्या किया है, जो तुनक मिजाज जी हमारे चाचा जी हैं, है ना, ट्रंप चाचू जिसको बोलते हैं, पूरी दुनिया में मजाक के पात्र हैं, यह पेरिस एग्रीमेंट से हट गया है। पेरिस एग्रीमेंट से ये यहां से एग्जिट हो गए हैं, अमेरिका जो है पेरिस एग्रीमेंट से एग्जिट हो गए हैं, जबकि इसको ऊपर देनदारी कितना था, पेरिस एग्रीमेंट के तहत अमेरिका को 300 अरब डॉलर की राशि देनी थी, 300 अरब डॉलर की राशि अनुदान में देनी थी, अरब डॉलर की राशि अनुदान में देनी थी अमेरिका को। किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को, सब्सिडी के रूप में।
ये अभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या करता है, हर जो खर्च उसको लगता है इससे अमेरिका को बेनिफिट्स नहीं है, उससे वो एग्जिट हो जा रहा है। तो पेरिस एग्रीमेंट से एग्जिट हो गया है अमेरिका, यूएसए एग्जिट हो गया है, ट्रंप ने इसे एग्जिट कराया है, जिसके कारण यह जो एग्रीमेंट है ना, इसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है, क्योंकि 300 अरब डॉलर कौन भरपाई करेगा, इसका जिम्मा उसने लिया था। बाद बाकी कंट्रीज का भी जिम्मा है, लेकिन उनका कम है। अमेरिका आप बोलते हैं हम सुपर पावर है, आपको सुपर पावर जैसा यहाँ पर मिला था आपके हिस्से में कंट्रीब्यूशन, लेकिन वो इस कंट्रीब्यूशन से पीछे भाग रहा है। अमेरिका इस एग्रीमेंट से हट गया है डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा जीतने के बाद। ये एक तरह से बड़ा धक्का है। इसके तहत वित्तीय सहायता देनी थी डेवलपिंग कंट्रीज को। तो डेवलपिंग कंट्रीज अब किस प्रकार अपना जो उसको आर्थिक लॉस होगा इसका भरपाई कैसे करेगा, इसके कारण वो उत्सर्जन को कम करने में आनाकानी करेगा, यानी इनका जो गोल है ना वो अचीव होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत गलत हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाहिए, सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए, सिर्फ उसको नोबेल चाहिए, अनाप शनाप कुछ भी बकते रहता है, उस पर कोई भी दुनिया आज भरोसा नहीं। आज देख रहे हैं इंडिया के साथ क्या रिलेशन कर लिया, वो भारत जैसे देश के साथ रिलेशन इतना गंदा कर लिया है। तो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। अगला क्या है लक्ष्य, टू प्रमोट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना किसको, विकासशील देशों को, उसके जो उसका क्षमता है कैपेसिटी है निर्माण करने का, उसको इनहेंस करना है, बढ़ाना है। ये भी इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य, यानी कह सकते हैं कोलैबोरेट करना है। विकसित देश और विकासशील देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है, मिलकर काम करेंगे, ये भी इसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया ये जरूरी है, इसको देख लीजिए। पार्टिसिपेंट कितने थे, 196 कंट्रीज नहीं कर सकते हैं, 196 एक्चुअली आपका यूएनओ कितने 193 कंट्रीज ही है, लेकिन यहां पर कितने दिख रहे हैं 196। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो खुद को वो देश मानते हैं, लेकिन यूएनओ उसको मान्यता नहीं देता है। मान लो वर्तमान अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को यूएनओ ने अभी तक देश का मान्यता नहीं दिया है, जब से वहां पे सत्ता हस्तांतरण हुआ है, ठीक है, उसको मान्यता नहीं है। लेकिन अगर वो कहता है कि पेरिस एग्रीमेंट में हम भी कंट्रीब्यूशन करेंगे, जलवायु परिवर्तन में हम भी योगदान देंगे, तो क्या उसको मानेगा कि नहीं, क्योंकि यह हमारा अंतरराष्ट्रीय समस्या है। अगर किसी एक देश का समस्या नहीं है, इसीलिए वैसे देश भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसका नंबर ऑफ जो यहाँ पर संख्या देशों का वो बढ़ा हुआ, नंबर ऑफ कंट्रीज का संख्या बढ़ा हुआ है। 193 की जगह 196 आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 196 देशों ने इस समझौते में भाग लिया। अराउंड 196 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द एग्रीमेंट। तो कितने देशों ने भाग लिया, 196, इसको याद रखिएगा। अब भारत ने क्या किया, भारत ने इसे कब अपनाया वो जरूरी है। तो भारत ने बहुत ही शानदार डेट अपना चुना है, गांधी जी का जयंती 2 अक्टूबर 2016 को भारत ने महात्मा गांधी के जयंती पर इस समझौते की पुष्टि की, यानी उसे अपनाया। इंडिया रेटिफाइड द एग्रीमेंट ऑन 2 अक्टूबर 2016, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर भारत ने इसे अडॉप्ट किया। इस डेट को भी आप नोट कर लें, ये डेट भी आपका इंपॉर्टेंट है। भारत ने इसे कब अडॉप्ट किया, तो 2 अक्टूबर 2016 को। अब इसके मेन प्रोविजंस को देखते हैं, की प्रोविजंस क्या क्या है जिनसे कि प्रश्न आते हैं। इस एग्रीमेंट का मेन प्रोविजंस क्या क्या है, की प्रोविजंस, प्रत्येक देश को अपनी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान है ना एनडीसी प्रस्तुत करना होगा। जो भी जिनका योगदान है राष्ट्रीय स्तर पे उसको प्रस्तुत करना होगा। लेकिन यहाँ पर डिफॉल्टर कौन हो गया अभी, यूएसए। यूएसए को जो कंट्रीब्यूशन मिला था वह उससे पीछे हट गया है, बैक हो गया है, ड्यू टू डोनाल्ड ट्रंप, है ना, एक अयोग्य राष्ट्रपति के कारण, कह सकते तुनक मिजाज व्यक्ति के कारण अमेरिका इससे हट गया है तात्कालिक लाभ के लिए कि हमको 300 अरब डॉलर का बचत होगा। लेकिन बेवकूफ को ये नहीं पता है 300 अरब डॉलर लेके आप जाओगे कहां, जब पॉल्यूशन इतना बढ़ जाएगा, जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, दुनिया में छोटे छोटे समुद्र किनारे जो देश हैं वो डूबने लगेंगे, तो पैसा बचा के क्या करेंगे आप, पैसा बचा के क्या करेंगे, और आने वाला समय आपके लिए भी हानिकारक होगा। ऐसा नहीं कि आज वो देश डूब रहा आप बच रहे हैं, आने वाला समय आपके लिए भी हानिकारक होगा। तो ये उनको समझ नहीं आता, और ये रिपब्लिकन का थोड़ा इस प्रकार का रूढ़िवादी सोच है। जब भी रिपब्लिकन की वहां सरकार बनती है वो पर्यावरण प्रदूषण को लेकर उतना अवेयर नहीं रहती है, ठीक है।
तो ये उनका पार्टी का ही कर सकते प्रकार से विचारधारा है, जिसको यह बहुत ही प्रखर तरीके से आगे ले जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो प्रत्येक देश को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी को प्रस्तुत करना होगा। ईच कंट्री मस्ट सबमिट इट्स नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी कभी कभी आपको एनडीसी का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाएगा। पेरिस समझौता के संबंध में एनडीसीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी जो निर्धारित आपका योगदान है प्रत्येक राष्ट्र स्तर पे, उसी को कहते हैं एनडीसीएस, यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो ये सभी देशों का अलग अलग दिया गया है। तो जो बड़ा देश है उसके लिए बड़ा है, जैसे अमेरिका था, अमेरिका आज भाग गया है। लेकिन और भी देश जैसे भारत जैसे देश, जहां पर अभी भी ये डेवलपिंग कंट्री है, बहुत गरीबी है, फिर भी जो एग्रीमेंट हुआ है उससे भारत पीछे नहीं हट सकता है। तीसरा है हर 5 साल में प्रगति की समीक्षा, ग्लोबल स्टॉकटेक इन एवरी 5 ईयर। एवरी 5 ईयर प्रोग्रेस विल बी रिव्यूड थ्रू ए ग्लोबल स्टॉकटेक, यानी हर 5 साल में प्रगति की समीक्षा की जाएगी, कितना प्रोग्रेस हुआ, ठीक है, कितना प्रोग्रेस हुआ, जो गोल था, जो टारगेट था, जो लायबिलिटी था, उसको कितना हमने प्राप्त किया, प्रत्येक साल में इसकी समीक्षा की जाएगी। और ये क्वेश्चन क्या आएगा, कितने सालों में समीक्षा की जानी है? तो 5 ईयर में, 5 ईयर में, एवरी 5 ईयर में इसकी समीक्षा की जानी है। अब यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है आपने। विकसित देश विकासशील देशों को प्रतिवर्ष $100 अरब की जलवायु सहायता देंगे, यानी जो डेवलप्ड कंट्री है वह डेवलपिंग कंट्री को $100 अरब की जलवायु सहायता देंगे, जो विकसित देश है वो मिलकर। अब इसमें से किस देश को कितना हिस्सा मिलेगा, किस डेवलपिंग कंट्री को कितना मिलेगा, वो फिर डिसाइड होगा उसके परिस्थिति के अनुसार, ठीक है। तो लेकिन वो जो टोटल डाटा है $100 अरब है। डेवलप्ड कंट्रीज विल प्रोवाइड 100 बिलियन पर ईयर एज क्लाइमेट फिनांस। क्लाइमेट फिनांस के नाम पर इतना उसको दिया जाएगा, प्रत्येक नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज को। अब उसमें से सभी देशों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये जरूरी है, क्योंकि जो अभी डेवलपिंग या अनडेवलप कंट्री है उनके लिए ये जरूरी है, तभी वो इसमें आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल पाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे जरूरी है पेट पूजा, है ना। आपके पेट में अगर अनाज रहेगा, आपका पेट भरा रहेगा, तब आपको दूसरी चीजें अच्छी लगेगी, ठीक है। शिक्षा हो, धर्म हो, समाज हो, तब आपको देश हो, तब दिखेगा जब आपका पेट भरा हो। यहाँ जब आर्थिक समस्या होगा किसी देश में, वो देश चलने की स्थिति में नहीं है अपने, तो ये जलवायु परिवर्तन पे कहाँ बात करेगी। जब अमेरिका जैसा देश पीछे हट रहा है तो डेवलपिंग कंट्रीज कहाँ से देगा? उसको एक ही उपाय है, जो लॉस लग रहा है उसका भरपाई करें विकसित देश, और सबका इसी प्रकार यहाँ पर टारगेट दिया गया है। समझौते के लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन रिपोर्टिंग और पारदर्शिता अनिवार्य है। यहाँ पर कानूनी रूप से इसको बाध्यकारी करना चाहिए, तब अभी अमेरिका जो आगे पीछे हट गया है वो पीछे नहीं हट पाता। द टारगेट्स आर नॉट लीगली बाइंडिंग बट रिपोर्टिंग एंड ट्रांसपेरेंसी आर मैंडेटरी। और आपको पता है रिपोर्टिंग और ट्रांसपेरेंसी कितना मैंडेटरी कर दीजिए, आजकल ये मैंडेटरी करके कोई फायदा नहीं है। जिनको जो कर सकते हैं ब्लैक साइड से निकालना है वो निकलेगा ही, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का प्रयास किया जाना चाहिए, तो वो हर जगह है। इसके कारण यहाँ पर इनका जो गोल्स है वो पाने में मुश्किल होता है, क्योंकि अब कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। लीगली बाइंडिंग इसको करना चाहिए था सभी कंट्रीज को, विशेषकर डेवलपिंग कंट्रीज को, डेवलप कंट्री को, तभी ये हो पाता। अब देखिए भारत क्या शानदार काम करता है, भारत इस क्षेत्र में आगे है। और विशेषकर हम ये कहना चाहेंगे, जब से ये एनडीए की गवर्नमेंट, मोदी जी की सरकार आई है, मोदी जी विशेषकर क्लाइमेट को लेकर काफी अवेयर रहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। भारत की भूमिका अपने अनुसार, जिस प्रकार परिस्थिति, जिस प्रकार बड़ा सा देश है ना, अभी डेवलपिंग कंट्री है, उतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी भारत ने अच्छा काम किया है। भारत ने 2030 तक 2005 के स्तर से 30 से 35% उत्सर्जन घटाने का लक्ष्य रखा है, समझ रहे हैं। 2030 तक भारत 2005 के लेवल उसको बेस बनाकर वहां से 33 से 35% उत्सर्जन को भारत ने घटाने का लक्ष्य रखा है। तो इंडिया का जो टारगेट है ना,
उसको याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा। ठीक है, कितना प्रतिशत उत्सर्जन तीव्रता घटाने का लक्ष्य रखा है? तो 33 से 35% तक। कब? 2030 तक। इंडिया एम्स टू रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी of 33 to 35% by 2030 from 2005 लेवल्स। 2005 के स्तर से वो 33 से 35% नीचे ले जाने का लक्ष्य रखा है, जो एक भारत का बहुत बड़ा लक्ष्य है। भारत इस दिशा में काफी अच्छा काम भी किया है। भारत ने इस दिशा में काफी अच्छा काम भी किया है, उस काम को हम लोग समझेंगे। ठीक है, अगला है, भारत ने आगे जो लक्ष्य रखा अपना कि 2030 तक 40%, 2030 तक 40% बिजली गैर जीवाश्म स्रोतों से उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। 40%। अभी हमारा कितना है? 13% है। अगर हम गैर जीवाश्म से जो बिजली उत्पादन करते हैं उसका देखा जाए तो 13% है। ठीक है, अब इसको 2040 तक 40% तक ले जाना है। 13 नहीं, आई थिंक ये 60% तक हो गया, 60% तक फिलहाल है। इसको ले जाया जाएगा कहां पर? 40% तक, यानी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जिससे कि हमारा पॉल्यूशन ना हो। ठीक है, गैर जीवाश्म यानी कोयला वाला जो हमारा अभी कह सकते हैं जल कोयला वाला ताप विद्युत संयंत्र है, थर्मल पावर प्लांट है कोयला के लिए, वो क्या है? जीवाश्म वाला ईंधन है कोयला। इस तरह से हमें जल विद्युत की ओर जाना है। हमें कहा जाना है? जल विद्युत के अलावे सोलर एनर्जी की तरफ जाना है, विंड एनर्जी की तरफ जाना है, यानी गैर जीवाश्म स्रोतों की ओर हमको बढ़ना है। और जो हमारा टोटल बिजली का उत्पादन होता है उसका 40% तक हमको गैर जीवाश्म स्रोतों से बिजली का उत्पादन करना है 2030 तक। ये सरकार का लक्ष्य है। इसीलिए भी आप देखते होंगे सरकार एक नया सब्सिडी के साथ सूर्य घर प्लान लेकर आई है। क्या है? सूर्य घर। अगर आपको अपने छत पर सोलर पैनल लगाना है ताकि दिन भर जो सूर्य से एनर्जी मिले आपका, फिर रात घर आपका चकमकाए उसी एनर्जी से, इसके लिए सूर्य घर यानी 2.5 लाख या 3 लाख लगता है, और ये सरकार देती है। उसमें सब्सिडी सरकार का है, वो आपको अगर आपका अलॉट हो जाएगा तो आपके घर में बिजली का समस्या खत्म हो जाएगी। इस प्रकार सरकार का प्लान है कि लगभग हम सभी घरों में अगर इस प्रकार की चीजें कर दें तो बिजली पे लोग क्या होगा? निर्भर कम होंगे। और अधिकतर बिजली उत्पादन कहां से होता है? कोयले वाली परियोजना से, यानी थर्मल पावर प्लांट से, यानी जीवाश्म ईंधन से। अब अगर यहाँ सोलर सबके घर में लग जाए तो बिजली का खपत कम होगा, यानी हम गैर जीवाश्म स्रोत की ओर ज्यादा बढ़ेंगे, गैर जीवाश्म स्रोत की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। और जितना बिजली का खपत है उसका 40% का जो टारगेट है वो सरकार इसी माध्यम से प्राप्त कर सकती है। ठीक है, इंडिया टारगेट्स टू प्रोड्यूस 40% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस। नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से वो 40% बिजली उत्पादन करना चाहती है भारत सरकार। और जी हाँ, इस दिशा में जिस प्रकार सरकार काम कर रही है, निश्चित ही लगता है कि इस टारगेट को प्राप्त किया जा सकता है। विशेषकर सोलर वाला सिस्टम बड़ा अच्छा लगता है ये, और ये काफी अच्छे से चल रहा है। और इंडिया के पास टेक्नोलॉजी काफी अच्छा आ चुका है, चाहे विदेशी कुछ तकनीकों का मदद भी लिया जा रहा है, लेकिन ये अच्छा इंडिया में प्रोग्रेस है। अभी सरकारी संस्थानों में तो इसे मैंडेटरी कर दिया है। सरकारी संस्थान जो एस्टिमेट बनता है उस एस्टिमेट के साथ ही इसको भी डाल दिया जाता है कि उसके छत पे सोलर पैनल बिछेगा, और या तो 100 kV या 120 kV का वहां पर पूरा सिस्टम को सेट कर दिया जाएगा, जिससे वहां बिजली का जो खपत है जो आपका थर्मल पावर प्लांट से आता है उसके जगह वहां सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली आपका प्रोडक्शन होगा, उसी के माध्यम से आपका यूज होगा। भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस IESA की पहल की, जो पेरिस सम्मेलन शुरू हुआ। भारत ने इसकी शुरुआत की, और देखिए भारत ने इसकी शुरुआत करी और इसलिए भारत इसमें आगे है। भारत हर एक देशों से जहां पर सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी अच्छा है उसका यहाँ पर सहयोग ले रहा है और अच्छा काम कर रहा है। इंडिया लॉन्च द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ड्यूरिंग पेरिस कॉन्फ्रेंस। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस को किसने पेरिस एग्रीमेंट में इंट्रोड्यूस किया? तो इंडिया ने। ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत इसीलिए आज सोलर एनर्जी में आगे बढ़ रहा है और काफी हद तक मुझे लगता है 5 से 6 सालों में काफी ज्यादा चीजें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और आप ये सोचेंगे कि अब हमारा जो बिजली का खपत है वो हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम सही तरीके से यूटिलाइज करें
सिर्फ सोलर सिस्टम से। यह पहला ऐसा जलवायु समझौता है जिसमें सभी विकसित और विकासशील देश शामिल हुए हैं। इट इज द फर्स्ट क्लाइमेट एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग बोथ डेवलप एंड डेवलपिंग नेशन। ये देखिए, लेकिन महत्व है, मानते हैं, लेकिन इसका महत्व अमेरिका ने कम कर दिया है। अमेरिका जैसे देश का आगे हटना, यानी ये प्रूव करता है जो विकसित देश है वो अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, यह स्थायी विकास और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है। इट प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ये तो करता ही है, ये इसका महत्व है और बहुत ही अच्छे सोच के साथ किया गया है, लेकिन थोड़ा बहुत कमी तो हर जगह रहता है, इसके कारण यहाँ भी कमी है, लेकिन ओवरऑल मिलाकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। कंक्लूजन में क्या बोलेंगे हम लोग? पेरिस जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग का यह प्रतीक है। द पेरिस एग्रीमेंट रिप्रेजेंट्स ग्लोबल कॉपरेशन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ये कम से कम इस प्रकार का सम्मेलन क्या करता है? हमें यूनाइट करता है। ठीक है, इस प्रकार के सम्मेलन में क्या करता है? यूनाइट करता है। सब देश अलग अलग बिखरे हुए हैं, लेकिन जब सम्मेलन होता है तो वहां पे क्या होता है? सब यूनाइट हो जाते हैं। एक प्रकार से हमें ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर एक प्रकार से हमें यहाँ पर यूनाइट करने का इस सम्मेलन ने काम किया है। हालांकि देशों को अपनी प्रतिबद्धताओं और मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाए। ठीक है, 2 नहीं, हम लोग इसको 1.5 तक ही सीमित कर देंगे। इस गोल को प्राप्त कर लेंगे, ये हमें करना होगा। अगर इसको हम शॉर्ट में समझें, ठीक है, बिल्कुल ब्रीफ में, इससे क्या क्या क्वेश्चन आता है इसको ऐसे समझ सकते हैं। पेरिस जलवायु सम्मेलन कब हुआ? सिंपल सा प्रश्न, पेरिस जलवायु सम्मेलन कब हुआ? हम इसका सारांश देख रहे हैं 2015 में। कहाँ हुआ? पेरिस, फ्रांस में। लागू कब हुआ? 4 नवंबर 2016 को। संगठन कौन सा है? किस संगठन के माध्यम से हो रहा है? UNFCCC के अंतर्गत। UNFCCC, UNFCCC के अंतर्गत हुआ। इसके बाद नेक्स्ट, तापमान, जिनका उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य? तापमान वृद्धि को कितना तक रखना है? 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। भारत ने इसका अनुमोदन कब किया? भारत ने इसका अनुमोदन कब किया? 2 अक्टूबर 2016 को। ये सभी डेट का याद रखना है। मेन गोल 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। प्रमुख तत्व क्या है? ठीक है, जो सभी देशों का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, नेशनली डिटरमिनाइड कंट्रीब्यूशन, जो आपका वित्त देना है। अनुकूलन तकनीक में सहयोग करना, किस प्रकार एडेप्टेशन बढ़ेगा, अनुकूलन क्षमता बढ़ेगा, उसमें सहयोग करना, ये इसका मेन कह सकते एलिमेंट है, मुख्य तत्व है। तो ये आपका बेसिक था और A to Z हमने पेरिस जो आपका जलवायु सम्मेलन हुआ था इसके बारे में हमने जाना और आई थिंक आप सभी के लिए सभी चीजें क्लियर हो गई होगी। और इसी प्रकार साथियों हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्लासेस को हम लोग कल या परसों, है ना, परसों तक इसको कंक्लूड कर देंगे। यानी इस वीक में, आज हमारा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक हमारा यूनिट 9 चलेगा और सैटरडे के बाद हम लोग नए यूनिट में चले जाएंगे। ये यूनिट हमारा क्लोज हो जाएगा, सैटरडे तक लास्ट होगा और अगले यूनिट में हम लोग चले जाएंगे। और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सैटरडे या संडे को इसका एक प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए अवेलेबल करा देंगे। जितना पढ़ाया है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। यूट्यूब पे भी वीडियो मिल जाएगा, उस प्रैक्टिस सेट को हम यूट्यूब पर डाल देंगे लाइव आकर। आप सभी जरूर उस समय उस वीडियो में जुड़िएगा और मेरा प्रयास रहेगा कि संडे को हम मॉर्निंग में आप सभी के लिए लाइव आए। 9 बजे मेरा टाइम रहेगा, वैसे हम आप सभी को मैसेज डाल देंगे 9 बजे यूट्यूब पे लाइव रहेगा। तो जो भी बच्चे ऐप पर जुड़े हुए हैं, एप्लीकेशन से जो क्लासेस कर रहे हैं, 9 बजे संडे को यूट्यूब पर लाइव में जरूर टेस्ट में जुड़िएगा और हमारे साथ आप टेस्ट को सॉल्व कीजिएगा। यूनिट 9 EVS जो यानी आप लोग पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट जो पढ़ा आपने कंक्लूड किया, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा। उम्मीद करते हैं आप सभी जरूर जुड़ेंगे और उस प्रैक्टिस सेट में भाग लेंगे ताकि आप खुद को जज कर सके कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। जो भी आपने अभी तक नोट डाउन किया उसको याद कर लीजिएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।